तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग से जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है मनोरोग परिचारिका, जिसे हम लोग मनोरोग नर्सिंग के नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो साइकाइट्रिक नर्सिंग होती है वो मनोरोग विज्ञान यानी साइकाइट्रिक साइंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, जिसमें जो रोगी होते हैं उनको दैनिक आवश्यकताएं तथा कार्यों के लिए स्वास्थ्य दल पर निर्भर होना पड़ता है और उसी के देखभाल से संबंधित ये नर्सिंग की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो भी साइकाइट्रिक पेशेंट होते हैं उनके दैनिक आवश्यकताओं तथा कार्य को देख रेख करने के लिए या फिर उनके देखभाल करने के लिए जो नर्सिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को हम लोग साइकाइट्रिक नर्सिंग बोलते हैं। अगला है मनोरोग विज्ञान में नर्स की क्या कार्य है। ठीक है, यानी साइकाइट्रिक साइंस में या हेल्थ में नर्स की क्या भूमिका है। तो पहला, नर्स द्वारा किसी भी प्रकार का फॉल्स कथन कहने से बचना चाहिए, साथ ही रोगी को उसकी कमी या कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। तीसरा, उसे ऐसे कार्य को न कहें जिससे वह बार बार असफल हो। साथ ही नर्स द्वारा रोगी के सामने चिंता व्यक्त नहीं करनी चाहिए। रोगी पर किसी प्रकार का शारीरिक व मानसिक प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। साथ ही रोगी के सामने मेडिकल शब्दों या लंबे वाक्यों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। ठीक है, जो मनोरोग विज्ञान होता है उसमें नर्स की जो भूमिका होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो बहुत जल्दी हावी होना शुरू होते हैं। तो ऐसे जो नर्स होती हैं उनका कार्य, पहला, किसी भी प्रकार का असत्य कथन कहने से बचना चाहिए। रोगी को उसकी कमजोरी या कमी के बारे में नहीं बताना चाहिए। साथ ही ऐसे कार्य को नहीं कहना चाहिए जिससे वह बार बार असफल हो। साथ ही रोगी को उसके सामने चिंता व्यक्त नहीं करनी चाहिए। रोगी पर किसी प्रकार का शारीरिक व मानसिक प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। साथ ही रोगी के सामने मेडिकल शब्दों व लंबे वाक्यों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। है मानसिक रोगों के उपचार यानी द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। इसमें हम लोग मानसिक रोगों से जो ग्रसित होते हैं उसमें हम लोग किस तरह का उपचार करते हैं उसी को हम लोग देखेंगे। तो पहला, अस्पताल में भर्ती करना होता है, क्योंकि ऐसे जो रोगी होते हैं उनके तीव्र एवं समय के साथ अगर अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए तो वो इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा होता है साइकोफार्मेकोलॉजी तरीके से, जिसमें मनोरोगी रोधी दवाइयाँ, अवसाद रोधी दवाइयाँ, उन्माद रोधी दवाइयाँ, तनाव रोधी दवाइयाँ, साथ ही निंद्रा कारक रोधी दवाइयाँ, ये सब पेशेंट को दिया जाता है। तीसरा जो उपचार होता है उसमें साइकोथेरेपी देते हैं, जिसमें कॉन्जेनाइटिव थेरेपी, मिलिए थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, साथ ही वोकेशनल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी द्वारा भी उपचार किया जाता है। और भी इसमें उपचार दिया जाता है जिसमें फिजिकल थेरेपी भी होता है, जिसमें हम लोग ईसीटी देते हैं, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होता है। उसको हम लोग 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के लिए शारीरिक चिकित्सा के अंतर्गत देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मानसिक रोगों का नर्सिंग प्रबंधन हम लोग क्या क्या करते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो जो मानसिक रोगी हैं उनका हम लोग क्या क्या नर्सिंग प्रबंधन करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो जो भी निदान है एक तरफ मैंने लिखा हुआ है, साथ ही दूसरे तरफ जो भी नर्सिंग हस्तक्षेप होता है यानी इंटरवेंशन होता है उसको हम लोग लिखा हुआ है। ठीक है, तो अनुभूति विकार के अंतर्गत हम लोग रोगी को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। साथ ही रोगी को निर्देशित करें कि वह वास्तविक घटनाओं तथा वर्तमान परिस्थितियों के बारे में बात करे। साथ ही विभ्रम तथा मिथ्याबोध को प्रेरित करने वाली घटनाओं पर ध्यान नहीं देने को बोलना चाहिए और रोगी के साथ लंबे समय तक बातचीत नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर अनुभूति विकार उत्पन्न हो रहा है तो रोगी को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना, साथ ही उसको निर्देशित करना कि वह वास्तविक घटनाओं तथा वर्तमान परिस्थिति के बारे में बात करे। साथ ही विभ्रम तथा मिथ्याबोध को प्रेरित करने वाली या उत्प्रेरित करने वाली घटनाओं पर ध्यान न दे। साथ ही रोगी के साथ लंबे समय तक बातचीत नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है सोच विकार यानी थिंकिंग डिसऑर्डर। अगर इस तरह के रोगी हैं तो उनकी बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, उनको सरल तथा स्पष्ट भाषा में बात करना चाहिए, उनके कहे हुए बातों के लिए उत्साहित करना चाहिए। साथ ही रोगी के अंदर उपस्थित डर व घबराहट को दूर करने का भी कोशिश करना चाहिए। ठीक है, यानी जो थिंकिंग डिसऑर्डर टाइप के पेशेंट होते हैं उनमें रोगी की बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए, साथ ही उनसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, सरल तथा स्पष्ट भाषा में बात करना चाहिए और अपनी बात कहने के लिए उत्साहित करना चाहिए और उनके डर और घबराहट को दूर करने का भी प्रयत्न करना चाहिए। अगर उनमें खान पान विकार है यानी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है तो मरीज को उसके रुचि के अनुसार भोजन देना चाहिए, नियमित अंतराल पर रोगी का वजन लेना चाहिए,
थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में कई बार भोजन देना चाहिए और भोजन को आकर्षक तथा स्वच्छ तरीके से देना चाहिए। ठीक है, यानी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर अगर उस पर उत्पन्न है तो उसको मरीज को आवश्यकता अनुसार या फिर उसके रुचि के अनुसार भोजन तथा उसके नियमित समय पर वजन लेना चाहिए और भोजन को थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में कई बार देना चाहिए और भोजन को आकर्षक तथा स्वच्छ तरीके से देना चाहिए। साथ ही अगर थेरेपेटिक नीड पड़ रहा है यानी उस पेशेंट को चिकित्सीय आवश्यकता पड़ रही है तो उस प्रक्रिया के बारे में रोगी को बताना चाहिए या समझाना चाहिए। साथ ही दवाइयों के लाभ तथा उनके विपरीत प्रभावों के बारे में रोगी व उसके परिवारों के सदस्यों को भी बताना चाहिए। साथ ही जो भी दवाई देने का जो सही 5 नियम होते हैं या राइट होते हैं उसको भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। 5वां होता है सुरक्षा। ठीक है, चूंकि नर्सिंग प्रक्रिया का एक प्रोसीड्यूर है जिसमें सुरक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक है, तो रोगी को शांत वातावरण और सुविधाजनक वातावरण प्रदान करना चाहिए। साथ ही रोगी के जो कमरे होते हैं उनमें चाकू, पत्ती या कोई अन्य चोट पहुंचाने वाले सामान नहीं रखना चाहिए। अगर रोगी हिंसक या आक्रमण हो तो उसे नियंत्रित करने के लिए स्टाफ के सदस्य वहां उपस्थित होने चाहिए और रोगी को देने के लिए निंद्रा कारक दवाइयां उपस्थित होनी चाहिए, यानी नींद लाने वाली दवाइयों का भी वहां उपस्थित होना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व। ठीक है, यानी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी एक अति विशेषतापूर्ण संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है ML मन द्वारा, जिसमें व्यक्ति की संरचना, व्यवहार का तरीका, रुचियां, दृष्टिकोण, क्षमताएं, योग्यता और अभिक्षमताएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति की संरचना, व्यवहार का तरीका, रुचि, दृष्टिकोण, क्षमता, योग्यता और अभिक्षमता को शामिल करना ही व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, साथ ही वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्ति जो होता है वह जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। यानी वैलेंटाइन नाम करके जो समाजशास्त्री थे उनके अनुसार व्यक्तित्व जो होता है वह जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। साथ ही गोल्डन आल्पोर्ट द्वारा व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति के वातावरण के प्रति अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। ठीक है, यानी व्यक्तित्व जो होता है वह व्यक्ति के जो दैहिक गुण होते हैं उसके गत्यात्मक संगठन है जो कि व्यक्ति के वातावरण के प्रति अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। अगला है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला जैविक कारक, जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां, आनुवंशिकता, शारीरिक रसायन, लिंग का प्रभाव, शारीरिक संरचना, बुद्धि का प्रभाव, ये बायोलॉजिकल फैक्टर में आते हैं। साथ ही वातावरणीय कारक जो होते हैं वह माता पिता का प्रभाव, परिवार का आकार, परिवार का आर्थिक स्तर, पारिवारिक संबंध, परिवार का शैक्षणिक स्तर, विद्यालय का प्रभाव, साथ ही आस पड़ोस व स्कूली मित्रों का भी प्रभाव वातावरणीय कारक में शामिल होते हैं। साथ ही धर्म का भी प्रभाव, राजनीतिक तंत्र का प्रभाव, समाज का प्रभाव, जनसंचार के साधनों का भी प्रभाव इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तीसरा होता है सेल्फ रिलेटेड फैक्टर, जिसमें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और सेल्फ आइडेंटिटी यानी स्व पहचान शामिल होते हैं। जो भी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उसमें पहला जैविक कारण, दूसरा वातावरणीय कारक और तीसरा स्वास्थ्य संबंधित कारक होते हैं। अगला है व्यक्तित्व के प्रकार। ठीक है, तो व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं वो कैटमर्स के द्वारा 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला एथलेटिक पर्सनालिटी को लिखा गया है, जिसमें सुदृढ़ शरीर, प्रभावी स्वभाव, चौड़े कंधे, सफलता प्राप्ति में रुचि, ऊर्जावान, क्रियाशील, पीठ व पांवों की विकसित मांसपेशियां, आराम पर काम को महत्व देना, साथ ही निर्भय, बहादुर और आक्रमण हो ऐसे। ठीक है, दूसरा औसन व्यक्तित्व यानी एस्थेनिक पर्सनालिटी, जिसमें पतला व लंबा शरीर, सिजोफ्रेनिया की अधिक संभावना, भाव विहीन चेहरा और सूखी त्वचा को शामिल किया गया। साथ ही पिकनिक पर्सनालिटी वाले व्यक्तित्व में छोटा व गोल मटोल शरीर, सामाजिक, प्रसन्न, व्यवहारपूर्ण, अधिक बात करने वाले और बाह्यमुखी स्वभाव वाले होते हैं। ठीक है, साथ ही विलियम सेल्डन का वर्गीकरण जो है उसमें इसको पहला अंतःकारिकी व्यक्तित्व, जिसमें आत्मसंतुष्टि, सामाजिक, व्यवहार कुशल, हंसमुख, गोल मटोल, सुविधा प्रिय तथा सहनशील को शामिल किया गया है। दूसरा बलिष्ठ व्यक्तित्व, जिसमें मजबूत व विकसित शरीर, आक्रामक, प्रभावी, स्वास्थ्य के प्रति सजग, ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार, मनोरंजक कार्य में रुचि, शारीरिक, क्रियाशील, समाज में सफल शामिल किया गया है। साथ ही जो एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी है उसमें पतला व लंबा शरीर, संवेदनशील, कम बोलने वाला, एकांत पसंद, आत्म केंद्रित, शारीरिक रूप से कम क्रियाशील, भाव विहीन या भावनाओं को छुपाने में समर्थ को शामिल किया गया है। साथ ही हिपोक्रेट का वर्गीकरण जो है उसमें मंद व्यक्तित्व, जिसमें अंतर्मुखी, सहनशील, एकांत प्रिय, तार्किक, धीमे काम करने वाला,
तथा दुबले शरीर को शामिल किया गया है। साथ ही दूसरे जो है वह सैंग्यून पर्सनालिटी में यानी आशावादी व्यक्तित्व में खुश व आनंद पूर्वक रहने वाले आत्मविश्वासी सामाजिक आशावादी परिवर्तनशील मजबूत शरीर इनको शामिल किया गया है। साथ ही कोलेरिक पर्सनालिटी में प्रभावी शरीर सराव उत्तेजनशील संवेदनशील त्वरित क्रोधी अवसादग्रस्त इनको शामिल किया गया है। साथ ही उदास व्यक्तित्व में प्रभावी श्राव अवसादग्रस्त चिंतायुक्त स्वभाव कम सामाजिक इनको शामिल किया गया है। साथ ही जंग का जो वर्गीकरण है उसमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और सामान्य वर्गीकरण में टाइप ए व्यक्तित्व जिसमें अति महत्वाकांक्षी, अपनी मर्जी से काम करने वाले, स्वतः अनुशासित, समय के पाबंद को शामिल किया गया है। साथ ही टाइप बी वाले व्यक्तित्व में सफलता के प्रति कम केंद्रित होते हैं, साथ ही दूसरे के कार्य के अनुसार कार्य करते हैं और समय के कम पाबंद होते हैं, साथ ही इनकी इच्छाएं सामान्य होती हैं को शामिल किया गया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।